डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अल्ताफ़ है और मैं मध्य प्रदेश के मंडला शहर में रहता हूँ। आज मैं आपको अपने दादाजी के साथ घटी एक बेहद ही डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। हमारी यहीं शहर के पास में ही एक छोटे से गांव में पुश्तैनी ज़मीन है, जहाँ पर हमेशा से ही हमारे पूर्वज खेती करते आए हैं। मेरे दादाजी बताया करते थे कि जब वो छोटे हुआ करते थे तब यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खेती करते थे और उनकी कमाई भी इसी से हुआ करती थी। घर भी अच्छा चला करता था और दादाजी का एक भाई था। वो भाई के साथ मिलकर खेती किया करते, क्योंकि उनके पिताजी की सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती और वो ही इस काम को संभालने लगे थे। पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसीलिए वो ज़्यादा समय खेती में ही निकालते और खेतों में वो फसल को बोने और उसे काटने का काम करते। खेत के पास में ही उन्होंने एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ था, जहाँ पर वो अपने भाई के साथ बैठे रहते और वहाँ वो बातें करते ही रहते। शाम के वक्त उनके पापा वहाँ पर आते और उनको वो काफ़ी डांटते, क्योंकि वो सारा दिन वहाँ पर निकाल देते थे। दादाजी बताया करते कि उन्हीं खेतों के आगे काफ़ी घना जंगल सा हुआ करता था और वहाँ पर एक पुरानी सी इमारत थी जो भुरभुरी ईंटों से बनी हुई थी। गांव में हर कोई कहता कि उस तरफ किसी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जिन निवास करते हैं। दादाजी हमेशा ही वहाँ जाने की जिद किया करते, लेकिन उनका भाई उनको मना कर देता, क्योंकि उनका भाई भूत प्रेत और जिन से बहुत ज़्यादा डरा करता था। दादाजी अक्सर जिद किया करते कि वहाँ पर भी हमें जाकर खेलना चाहिए, हमें उस इमारत में देखना चाहिए वहाँ पर क्या मौजूद है। वैसे भी गांव के लोग ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से बेवजह डरते रहते हैं। इसी कारण एक दिन दादाजी ने अपने भाई के साथ उस इमारत में जाने का मन बना ही लिया। भले ही उनका भाई मना कर रहा था, लेकिन उन्होंने जिद करके उन्हें मना ही लिया था। एक शाम जब 6 बजे का समय था, तब वो अपने भाई के साथ उस इमारत के पास पहुंच गए। वहां बाहर से भुरभुरी ईंटें जैसे मिट्टी को छोड़ रही थी, लेकिन अंदर वो कमरों की तरह इमारत बनी हुई थी। ये किसी किले के हिस्से लग रहे थे, जिसके पीछे बहुत बड़ी घाटी थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी ने ऊपर वाली ईंटों को ढक रखा हो और उसके ऊपर घास लग गई हो। ध्यान से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किले का हिस्सा बाहर की तरफ आ रहा हो। तब दादाजी थोड़ा चलकर उस कमरे के अंदर गए तो उन्होंने देखा अंदर की तरफ से वो दीवारें काफ़ी साफ सुथरी थी और वहाँ पर बहुत सारे पुराने बर्तन पड़े थे जिनको जंग लगा हुआ था। कुछ बर्तन पीतल के थे जो बिल्कुल रोशनी में चमक रहे थे, और यहाँ पर वैसे भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था, इसलिए इनकी चमक थोड़ी सी अजीब लग रही थी। तब दादाजी को लालच आ गया और उन्होंने कहा कि वो धीरे धीरे करके ये सामान को घर पर ला सकते हैं। अगर इस सामान को वो घर पर ले जाएं तो उनके लिए अच्छा होगा और पिताजी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी को पता चला कि इस पुरानी इमारत से हम इस सामान को घर में लेकर आ रहे हैं तो लोग हमारे घर पर आके हमें बोलेंगे, इसलिए किसी को नहीं बताना है। इस बात को दादाजी और उनका भाई दोनों मान गए थे और वो धीरे धीरे सामान को घर पर लाने लगे। पिताजी बार बार पूछते कि वो ये सामान कहाँ से ला रहे हैं, तो दादाजी ये कहने लगते कि ये सामान उन्हें कोई ना कोई देकर जाता है। वो वहाँ पर लगी घास फूस और कुछ टहनियों को उन लोगों को दे देते हैं जो चारे के रूप में वो घर पर ले जाते हैं, और ये कुछ कमरे ही हैं जो सामने से नजर आते हों। दादाजी कभी उन लोगों का नाम नहीं बताते। दादाजी के पिताजी को हमेशा शक रहता कि वो कहीं से तो सामान चुरा कर ला रहे हैं, लेकिन दादाजी कभी भी सच्चाई को जाहिर नहीं होने देते।
धीरे धीरे वो इसी तरह से सामान घर में लाने लगे, लेकिन जब से उनके घर में परेशानियां बढ़ना शुरू हो गई, घर में इस बात की चर्चा शुरू हो गई। पहले तो घर में सामान अपने आप ही उथल पुथल होना शुरू हो गया। दादाजी ये नहीं करते थे और ना ही ये उनका भाई करता था। जब भी घर में ताला लगा हुआ होता और उसके बाद सब घर आते तो घर का सामान अपने आप बिखरा हुआ होता। धीरे धीरे घर का सामान जैसे अपने आप जलना शुरू हो गया। घर में रखे वो पलंग अपने आप जलकर राख बन चुके थे। एक दिन घर में रखा आटा भी अपने आप गीला हो चुका था, जैसे किसी ने उसमें पानी डाल दिया हो। धीरे धीरे रात को ऐसा एहसास बढ़ने लगा जैसे घर के अंदर कोई है। घर के अंदर पलंग के नीचे से हमेशा ही खुरचने की आवाज आती रहती, जैसे कोई इंसान नाखूनों से मिट्टी को खुरच रहा हो। दादाजी के पिताजी हमेशा पूछा करते कि दादाजी ने ऐसा क्या किया है कि घर पर यह नौबत आना शुरू हो गई है। दादाजी अब भी अपनी गलती को छिपाना चाहते थे और वो पिताजी को कुछ बताना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे इसी तरह हरकतें बढ़ती जा रही थी और घर में ऐसा लग रहा था किसी आत्मा का साया है। एक रात जब दादाजी सो रहे थे, तब उनकी छाती पर एक काला साया आकर बैठ गया। तब दादाजी के भाई ने खुद देखा था और चीखें मारनी शुरू कर दी थी। दादाजी के पिताजी भी वहां पर सामने से देखने लगे थे। वो साया दादाजी की छाती पर चढ़कर उनके गले को दबोचने की कोशिश कर रहा था। घर में सब डर गए थे, जिसके बाद अगले दिन एक तांत्रिक के पास सब पहुंच गए। उस तांत्रिक ने यही बताया कि घर पर किसी तरह का काला साया है। अब तक दादाजी ने घर में ये नहीं बताया था कि ये काला साया घर में पहुंचा कैसे है। तांत्रिक बार बार पूछता रहा कि घर में ऐसा कौन सा सामान आया है जिस कारण ये काला साया घर में पहुंचा है। सब यही कह रहे थे कि कोई बंदा दादाजी को सामान देकर जाता है और वो उसे घर में ले आते हैं। लेकिन तांत्रिक बार बार पूछ रहा था, इस तरह का शापित सामान कोई किसी को देकर नहीं जा सकता। ऐसे सामान को हाथ लगाना भी बेहद खतरनाक होता है, तो कोई इसे हाथ लगाकर भी बच नहीं सकता। जरूर ही इस सामान को कहीं पर दबाया या छिपाया गया होगा और किसी ने वहां से इसे उठाया होगा। इस बात को सुनकर दादाजी बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि तांत्रिक का कहना था इसे चुराने वाला या वहां से उठाने वाला जिंदा नहीं बचने वाला, ज़रूर ही उसकी मौत हो सकती है। इसके बाद दादाजी ने डर के मारे उनके पिताजी और उस तांत्रिक को सब कुछ सच बता दिया। उस दिन दादाजी के पिताजी ने उनकी बहुत पिटाई की, लेकिन अंत में उन्हें दया आ ही गई। तांत्रिक का कहना था कि वो शैतान अब आपके घर में आ चुका है। आपको हर सामान धीरे धीरे वहां पर रखना होगा। उसी इमारत में हर सामान रखने के बाद आपको वहां जाकर माफ़ी मांगनी होगी। ज़रूर ही वहां पर किसी न किसी जिन का साया है जो आपके घर में आ पहुंचा है। धीरे धीरे वो आपके घर को ही अपना घर बना लेगा। इससे पहले ही आपको उसे अपने घर से निकालना होगा और उसी जगह पहुंचाना होगा जहां पर वो पहले से रह रहा है। इसके बाद सब घर वालों ने हर एक सामान उसी इमारत में जाकर रख दिया और इसके बाद सब लोगों ने मिलकर वहां पर माफ़ी मांगी। लेकिन वो साया अब भी घर में मौजूद था। हर रोज़ वैसी घटनाएं होती जा रही थी और अब तो तांत्रिक भी घर में आने लगा था और कहने लगा था कि वो शक्ति यहाँ से जाना नहीं चाहती। वो जिन अब यहीं पर अपना ठिकाना बनाना चाहता है। दादाजी बार बार पूछ रहे थे कि सारा सामान रखने के बाद भी वो यहाँ से जाना क्यों नहीं चाहता। तो तांत्रिक का कहना था कि वो जिन ज़्यादा खफा है, वो उससे खफा है जिसने वो सामान उठाया था। वो सामान दादाजी ने नहीं हाथ लगाया था, बल्कि उनके भाई से उठवाया था। उनके भाई की सेहत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी और उन्हें रात को खून की उल्टियां आना शुरू हो गई थी। घर में जिन की मौजूदगी से हर कोई डरा हुआ था और कई बार रात पड़ोसियों के घर में गुजारनी पड़ती। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो जिन आखिर चाहता क्या है। आखिर में उस तांत्रिक ने बहुत बड़ी तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया और उस जिन से ये पता लगाया कि वो किस शक्ति से इस घर में चिपका हुआ है और वो यहाँ से जाना क्यों नहीं चाहता।
उस तांत्रिक ने यह बताया कि उस दिन इन बच्चों ने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी जिन अपने समझने लगा है। इसी कारण इन कपड़ों को पहनने वाला भी उसके साथ जुड़ गया है। अंत में वो कपड़े जो दादाजी और उनके भाई ने पहने थे वो सब भी उसी इमारत में जाकर छोड़ने पड़े। इसके बाद धीरे धीरे घर में शांति आना शुरू हो गई। उसका साया अब नजर नहीं आता था। धीरे धीरे दादाजी के भाई की सेहत भी ठीक होना शुरू हो गई। अब भी दादाजी वहां खेतों में जाकर काम किया करते और वो जिन जैसे उस पहाड़ी उस इमारत के पास से एक मध्यम सी आवाज में उन्हें पुकारता। वो कुछ मांगने की कोशिश करता, लेकिन अब दादाजी और उनके भाई कभी भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करते। इस घटना के बाद वो तो उस तरफ नहीं गए, लेकिन उस गांव और आसपास के गांव के लोग कोई खजाना ढूंढने के लिए उस इमारत के आसपास घूमते रहते। अगले कई सालों तक उस इमारत के पास कई लाशें मिली। लोग खजाना ढूंढने के लिए वहां खुदाई करते और वहीं पर दफन हो जाते। धीरे धीरे वो जगह बहुत ज़्यादा शापित होती गई, क्योंकि वहां पर मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। काफ़ी समय तक ये घटनाएं सुनने को मिलती रहीं, जिसके बाद दादाजी और उनके भाई ने मिलकर उस ज़मीन को बेच दिया और कहीं और ज़मीन ले ली और सारा परिवार उसी गांव में जाकर रहने लगा। आजकल भी दादाजी हर किसी को यही चीज़ बताते हैं कि शापित चीज़ को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, और अगर आप उसके साथ जुड़ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं दूर से आप पर नज़र ज़रूर रखता है। दादाजी का मानना है कि वो जिन आज भी कभी कभी अंधेरे में उन्हें नजर आ ही जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम काशिफ है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक बेहद ही डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। ये बात लॉकडाउन की है। उससे पहले ही मैं कानपुर में नया नया आया हुआ था। मुझे यहाँ पर काम की तलाश थी और मेरे दोस्तों ने भी मुझे ये कहा था कि वो यहाँ पहुँचने पर मुझे काम दिला ही देंगे। तो सबसे पहले मैंने घर ढूंढने की कोशिश की। मैं कई जगह पर घूमा, लेकिन मुझे कहीं भी घर मिल नहीं रहा था। मेरे दोस्तों ने मुझे ये कहा था कि अगर मैं घर ढूंढ लूँगा तो काम वो मुझे दिला ही देंगे। लेकिन इस शहर में घर ढूंढना कितना मुश्किल है, मुझे यहाँ आकर पता लगा। मुझे एक पुरानी कॉलोनी में एक छोटा सा कमरा मिल ही गया था और यहाँ इस घर में और कमरे बंद ही पड़े थे। यहाँ कॉलोनी भी पुरानी थी और आसपास के घरों में भी कम ही लोग रहते थे। यहाँ एक से बढ़कर एक पुराने से पुराने मकान बने हुए थे। ईंटों और मिट्टी से बने हुए मकान दूर दूर तक देखे जा सकते थे। यहाँ पर लोगों की बोलचाल भी काफ़ी अजीब सी लगती थी और मुझे ऐसा लगता जैसे मैं किसी गांव में आ गया हूँ। लेकिन ये शहर का ही हिस्सा था और मुझे यहाँ पर सस्ता कमरा मिल गया था। मैं अब काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और दोस्तों को कॉल लगा रहा था, लेकिन अगले ही दिन से लॉकडाउन लग गया। ये मेरे लिए परेशानी की बात थी, क्योंकि अब हम घर से बाहर निकल नहीं सकते थे और मैं तो ये तक नहीं कह सकता था कि काम करने के लिए मुझे बाहर निकलना होगा। धीरे धीरे मेरे पास जितने पैसे थे वो खत्म होने वाले थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली थी। मैंने अपने सभी दोस्तों से ये कहना शुरू कर दिया था कि वो मुझे जल्दी से जल्दी काम दिलवा दें, लेकिन अब मेरे दोस्त भी बदलने लगे थे, क्योंकि उन्हें खुद अपने काम की परेशानी हो रही थी और कई दोस्तों को काम से निकाल दिया गया था। वो कई दुकानों पर लगे थे और वो दुकानें भी बंद हो चुकी थी। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी बंद हो चुके थे और ज़्यादातर काम सही समय पर ही चलते, यानी कि दिन के वक्त। मैं इस तरह से दुकानों में जाकर भी काम ढूंढ नहीं सकता था, क्योंकि इस बीमारी के कारण हर कोई एक दूसरे से दूर रहने लगा था। धीरे धीरे मेरे पास पैसों की कमी होती गई और घर में सामान लाना भी बहुत परेशानी वाला काम होता। सब्जी मंडी तक जाना भी एक बड़ी सरदर्दी होती, क्योंकि वहाँ पर हर कोई एक दूसरे की तरफ शक की निगाह से देखता। मास्क लगाकर घूमना भी एक परेशानी थी और तभी मेरी मदद के लिए एक आदमी सामने आया।
वो कुछ घर छोड़कर आगे रहा करता था और मुझे सुबह सुबह जल्दी मंडी की तरफ जाते देख उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे। अभी काफ़ी अंधेरा था और मैंने सोचा था वहाँ से सब्जियाँ लेकर जल्दी आ जाऊँगा, इससे पहले कि लॉकडाउन पूरी तरह से लग जाए या उसी समय पर सब्जियाँ मिल रही थी, इस बात की घोषणा हर तरफ हो चुकी थी। उस आदमी ने मुझे वहीं पर रोक लिया और वो कहने लगा कि मैं भागा भागा किधर जा रहा हूँ। मैं भी उसके पास खड़ा होकर बात नहीं करना चाहता था, तो थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर मैंने उसे अपनी परेशानी बताना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ पर काम ढूंढने के लिए आया हुआ था और इसी बीच सरकार ने ये लॉकडाउन लगा दिया। मेरे पास तो खाने के पैसे भी कम होने लगे हैं और मंडी से सामान लाना मेरे लिए परेशानी की बात है। मेरे पास तो बाइक तक नहीं है और कुछ किलोमीटर मुझे चलकर जाना पड़ता है। लेकिन इसके बाद उस आदमी ने मेरी बहुत मदद की। वो मेरे लिए सब्जियां लाया करता, वो मेरे लिए आटा भी लेकर आता और वो तो मुझसे पैसे भी नहीं ले रहा था, बस वो शाम को मेरे साथ बातें करना चाहता। मैं उससे कहा करता कि बीमारी हर तरफ फैल रही है, हमें पास में नहीं आना चाहिए और दूर से ही बात करनी चाहिए। लेकिन वो हमेशा कहता कि उसका एक बड़ा सा बिजनेस है, शाम के वक्त वो यहाँ आता है लेकिन बात करने के लिए उसे कोई मिलता ही नहीं, इसलिए वो अकेला महसूस करने लगा है। वो मुझे कहता कि मैं उसके पास नहीं आऊँगा, लेकिन मैं शाम के वक्त उस पार्क के पास आ जाया करूँ ताकि उससे कुछ बातें कर सकूँ। वो मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा था, इसलिए मैंने भी उसकी मायूसी को दूर करने के लिए वहाँ पर जाना शुरू कर दिया। वो सच में बहुत ज़्यादा पैसे वाला लग रहा था, क्योंकि वो मुझसे कभी भी पैसे नहीं लेता। वो खाने का सामान मेरे लिए लेकर आता, वो मेरे लिए मास्क लेकर आता, पीने का पानी लेकर आता। मैं जो भी उससे मांगता वो सब ले आता और कुछ ही समय में लेकर वो यहाँ पर पहुँच जाता और कभी भी वो मुझसे पैसे नहीं लेता। मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही थी। वो बस शाम के वक्त मुझसे कुछ बातें करना चाहता और मैं हमेशा उससे बातें करता रहता। यहाँ पर मैं भी अकेला सा होने लगा था और उससे बातें करके मुझे भी अच्छा लगने लगा था। वो धीरे धीरे मेरे बारे में सब कुछ जानने लगा था। वो बातें भी बहुत अच्छी किया करता, लेकिन वो अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताता। मैं भी उसके बारे में ज़्यादा जानना नहीं चाहता था, लेकिन मैं उसकी भी थोड़ी सी मदद करना चाहता था। मैं उससे हमेशा पूछता रहता कि उसे किस तरह की परेशानी है। अगर उसे भी मुझसे कोई काम है तो मैं उसका काम कर दूंगा। लेकिन वो कभी नहीं कहता कि उसे कोई काम है, बल्कि हमेशा वो ये कहता कि कभी उसे कोई काम हुआ तो वो ज़रूर बताएगा। लेकिन वो मुझसे वादा मांगता कि मैं उसे मना नहीं करूँगा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और वो मुझे कभी कोई काम नहीं कहता, बल्कि हमेशा मेरी मदद करता ही रहता। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ती जा रही थी। लगभग एक हफ्ते से लेकर 10 दिन में हमारी गहरी दोस्ती हो गई थी। शाम के वक्त हम इकट्ठा हो जाते और रात तक वहीं पर बैठे रहते। इसके बाद उसने अपने बारे में भी बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसका कोई परिवार नहीं है और वो हमेशा ही अकेला रहता है। मैं उससे जानना चाहता था ऐसा क्यों? वो इतना अच्छा है, इतनी मदद करता है, तो उसका कोई दोस्त या परिवार वाले क्यों नहीं है? ये सवाल हमेशा सवाल बनकर ही रह जाता। वो इसका कभी जवाब नहीं देता। कई दिनों तक वो इसे टालता जा रहा था, लेकिन अंत में उसने मुझे जवाब दे ही दिया। उसने मजाक में कहा कि मैं एक जिन्न हूँ। मैं इसी तरह इस मकान में भटकता रहता हूँ, लेकिन मैं अच्छा हूँ। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि वो बातों को घुमाना बहुत अच्छा जानता था। लेकिन अब वो मुझसे कहता कि वो जिन ही है और मुझे उसकी बातों पर भरोसा करना होगा। मैं कैसे भरोसा कर सकता था? तो उसने कहा कि वो मेरा ऐसा ऐसा काम करेगा जो कोई नहीं कर सकता। उस दिन मुझे किसी बड़ी कंपनी से कॉल खुद आई थी। उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ पर काम मिला है। मैंने काफ़ी साल पहले वहाँ पर अप्लाई किया था और इतने समय बाद मुझे वहाँ पर काम मिला था। तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी और पहली इंटरव्यू में ही मैं सिलेक्ट भी हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। इसके बाद शाम को मैं फिर से उससे मिला। मैं उसका धन्यवाद करना चाहता था। मुझे लगा कि वो बहुत अमीर है, इसलिए उसने ये किया होगा। लेकिन उस दिन उसने बताया कि वो सच में जिन है और वो कुछ भी कर सकता है।
मैंने उस दिन मजाक में ही उससे कह दिया था, मेरे दादाजी की मौत 10 साल पहले हो चुकी है। अगर तुम उन्हें मेरे पास ला सकते हो तो मैं मान जाऊंगा तुम एक सच्चे जिन हो। ये एक मजाक की बात थी। उस रात जब मैं घर आया तो मुझे घर में आहट महसूस होना शुरू हो गई। कभी किसी एक दीवार से आवाज़ आती तो कभी दरवाजे के बाहर से आवाज़ आती। मैंने वहाँ लाइट जलाई और मेरी आँखों के सामने मेरे दादाजी थे जिनकी मौत हो चुकी थी। वो कटा हुआ शरीर, फटा हुआ चेहरा, जैसे सफ़ेद आँखें मुझे घूर रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई जिंदा लाश मेरे सामने खड़ी हो। मैं उस पूरी रात सोया नहीं, बल्कि अपने कमरे को बंद करके एक तरफ बैठकर रोता रहा। अगली शाम मैं फिर से वहाँ पर गया। मैं उसकी बात पर यकीन कर चुका था। सच में वो जिन था। उसने एक ऐसी चीज़ करके दिखा दी थी जो कोई नहीं कर सकता। मैं उसके सामने डरा हुआ खड़ा था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, अब तुम्हें यकीन आ गया होगा, मैं जिन हूँ और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं काफ़ी समय तक डरता रहा, लेकिन मुझे उसकी दोस्ती याद आ रही थी। सच में उसने बहुत मदद की थी और मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया था कि अब मेरे पास काम था। मैं काम पर जाना शुरू कर दूंगा और उसका धन्यवाद करूंगा। मैंने उसे कहा था कि इस काम से जो पैसे मिलेंगे मैं उसे सबसे बड़ी पार्टी दूंगा, लेकिन उसका कहना था कि इन पैसों की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। उसे अब एक और मदद चाहिए। पहली बार उसने मुझसे मदद मांगी थी। ये रात के 10 बजे का समय था और पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा था, लेकिन उसने जो मांगा उसने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी। उसने कहा, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। मैं एक जिन हूँ जिनका कोई शरीर नहीं होता, इसीलिए हम रात में भटकते रहते हैं। तुम मुझे अपना शरीर दे दो, मैं इसमें निवास करूँगा। हम दोनों एक शरीर में निवास कर सकते हैं। उसके ये शब्द बहुत डरावने थे और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं उसकी शक्तियाँ देख चुका था और वो मुझसे मेरा शरीर मांग रहा था। मैंने उसे मना कर दिया और उसके बाद उसका असली रूप सामने आया। वो बहुत ही डरावना शैतान जैसा था जो मेरी मदद करके मुझसे कुछ पाना चाहता था। उसने वो भयानक सा रूप दिखाया और एकदम से गायब हो गया। मुझे भी उसके बाद कुछ याद नहीं और अगली सुबह मेरी जाग खुली थी। मेरे शरीर पर थोड़े से चोट के निशान थे जो कैसे आए मुझे पता नहीं था। अगले कई दिनों तक मैं काम पर जाना शुरू हो चुका था, लेकिन रात को मेरे साथ क्या होता मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। जैसे ही अंधेरा होता मैं क्या करता मुझे कुछ याद नहीं। मैं कैसे सोता, क्या खाता, मैं कुछ याद कर ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ हुआ है। मेरा शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। मेरा रंग पीला पड़ना शुरू हो गया था। मेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे बढ़ते जा रहे थे। काम पर भी मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था और मुझ में एक अजीब सी ताकत थी। जब भी मैं किसी को धक्का मारता तो उसे बहुत ज़बरदस्त टक्कर लगती और वो जैसे घायल हो जाता। मेरे हाथों में कभी इतनी ताकत नहीं थी जो आज कल आ गई थी। मैं डरने लगा था कहीं सच में वो जिन मेरे शरीर के अंदर तो नहीं। शाम के वक्त मैं उससे मिलता ही नहीं। मेरे साथ क्या होता है मुझे कुछ पता ही नहीं। अंधेरा होते ही मैं जहाँ भी हूँ खुद ब खुद सुबह के वक्त घर में कैसे पहुँच जाता हूँ मैं कुछ याद कर क्यों नहीं पाता। इसके बाद जैसे जैसे मेरा शरीर कमज़ोर होता जा रहा था मैं और भी ज़्यादा गुस्से वाला होता जा रहा था। मुझे काम से भी निकाल दिया गया और अब मुझे ये लगने लगा था कि सच में ये जिन का काम है जिसने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद कोई रास्ता ना देख पास वाली दरगाह में मैं रोज़ जाने लगा। वहाँ पर पीर बाबा ने मुझे पहली नज़र में देखकर ही पहचान लिया था कि मैं किसी बड़ी परेशानी में हूँ, लेकिन कई दिनों तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मैं उनसे बात करना चाहता था, लेकिन वो हमेशा मुझसे दूर दूर रहते। मुझे लगता कहीं वो मुझ में उस जिन्न को तो नहीं देखते जिससे वो डरते रहते हैं। लेकिन कई दिनों बाद वो मुझसे खुद बात करने के लिए आए और उन्होंने बात की शुरुआत ही ऐसे की। उन्होंने कहा, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया?
लालच पूरी हो गई हो तो अब उसे छोड़ना चाहोगे या नहीं? इसके बाद मैंने उन बाबा से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझ नहीं रहा। तो पीर बाबा ने कहा, तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी है, कभी भी जिन को अपना शरीर नहीं देना चाहिए। उनकी ये बात सुनकर मैं खुद हैरान था। मैंने उन्हें कुछ भी बताया नहीं था, जैसे वो खुद ब खुद सब जानते थे। इसके बाद पीर बाबा ने बताया कि उन्हें शुरू से ही मुझ में वो जिन नजर आता था। उन्हें लगता कि मैंने उनसे कोई सौदा किया है, जिस कारण अपना शरीर मैंने जिन को दिया हुआ है। लेकिन इसके बाद मैंने उन बाबा को सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे लॉकडाउन में मैं फंसा और उस जिन ने मेरी मदद की। मुझे लगा कि वो अच्छा आदमी है। धीरे धीरे वो मेरी मदद करता रहा और मुझे एहसान के तले दबाता रहा। अंत में उसने मुझसे शरीर मांगा, लेकिन मैंने कभी हाँ की ही नहीं। पता नहीं कैसे वो मुझसे चिपक गया। पीर बाबा पूरी बात जान गए थे और कई दिनों तक उन्होंने मेरे शरीर के ऊपर झाड़ा किया। मैं वहाँ चीखें मारता और मुझे अब रात को भी जो जो हो रहा है वो याद आने लगा। रात के वक्त वो जिन मेरे शरीर में प्रवेश करता है और मुझसे वो सब कुछ करवाता है जो वो खुद करना चाहता है। वो उसी घर में मुझे लेकर जाता है और वहाँ पर मुझसे खुदाई करवाता है। ज़मीन के नीचे दबी किसी चीज़ को वो बाहर निकालना चाहता है जो वो खुद नहीं कर सकता। कई दिनों की झाड़ फूंक करने के बाद मेरे शरीर से जैसे वो जिन दूर हो चुका था। उस बाबा ने मेरी कलाई पर एक धागा बांध दिया और मुझे कहा कि मैं इस धागे को कभी ना खोलूं। इसके बाद मैंने उस घर को भी छोड़ दिया और मैं वहां से दूर आ गया। अब भी कभी कभी अंधेरे में मुझे वो जिन नजर आता है और कभी कभी अब भी रात के वक्त मेरे साथ क्या होता है मुझे याद नहीं रहता। मैं आजकल सोचा करता हूँ, कहीं मुझे उस पीर बाबा के पास दोबारा जाने की ज़रूरत तो नहीं। लेकिन इसके सिवा मेरे साथ अब तक कुछ और बुरा नहीं हुआ है। आज भी कलाई पर उस धागे को बांधे मैं ये याद करता रहता हूँ कि किस तरह उस जिन से मैंने छुटकारा पाया था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नरेश है और मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। ये बात 2 साल पुरानी है। तब मैं अपने परिवार के साथ नया नागपुर में आया हुआ था। हमारा सबसे पहला काम यहाँ पर घर ढूंढने का था, क्योंकि मेरी ट्रांसफ़र किसी और शहर से यहाँ पर हो गई थी। मैं यहाँ पर जल्द से जल्द घर ढूंढना चाहता था, क्योंकि मैं अपने परिवार को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था और ना ही मैं उनसे ज़्यादा दिन दूर रहना चाहता था। यहाँ एक कॉलोनी में हमें एक अपार्टमेंट मिल ही गया और इसका रेंट भी हमारे बजट के अंदर ही था। हमने जल्द ही वहाँ पर अपनी पूरी शिफ्टिंग का काम कर लिया। भले ही शिफ्टिंग हो चुकी थी, लेकिन इस अपार्टमेंट के अंदर हमारा सारा सामान इधर उधर ही बिखरा हुआ था। हमने ये सोचा था कि रहने लायक बेड और सामान को टिका लेंगे, इसके बाद धीरे धीरे हम बाकी का काम भी करते ही जाएंगे। लेकिन सारा सामान यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद जब शाम के वक्त हम उस कॉलोनी में पार्क में घूम रहे थे, तब उस कॉलोनी के कई लोगों ने हमें चेतावनी देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम जिस अपार्टमेंट में रह रहे हैं वहाँ पर भूत प्रेत और जिन का साया है। मैं इन बातों पर यकीन नहीं किया करता था और मैंने भी उनसे ये कह दिया कि मैं इन पर यकीन नहीं करता, मैं यहाँ पर रह लूँगा। पहले ही बड़ी मुश्किल से ये अपार्टमेंट मिला था और लोग डरा डरा कर मुझे यहाँ से भगाना चाहते थे। वैसे भी इस अपार्टमेंट को लेते समय इसके मालिक ने मुझे चेताया था कि आसपास की कॉलोनी के कई लोग यहाँ पर इसे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानबूझकर लोगों को डरा रहे हैं और वो यहाँ से लोगों को भगा रहे हैं, तो मैं इस बात को ध्यान में रखूँगा। मैंने मकान मालिक से अच्छी तरह से बात कर ली थी और मुझे भी इस बात पर यकीन हो गया था कि कॉलोनी के लोग यहाँ पर किसी को रहने नहीं देना चाहते। लेकिन मैंने सोचा कुछ महीने में यहाँ पर रह सकता हूँ, उससे पहले तो मैं अपने परिवार को लेकर यहाँ से जाने वाला नहीं। मैंने उनकी सभी बातों को इग्नोर कर दिया।
पहले कुछ दिनों तक हमें उस अपार्टमेंट में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। हम बड़े आराम से वहां रह रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद हमारे साथ कुछ अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई। हमने देखा घर के अंदर लाल रंग के छींटे मिलते, हमारे किचन में जैसे कटे हुए नींबू मिलते, वहीं पर सिंदूर पड़ा हुआ मिलता। मैं अपनी बीवी से हमेशा पूछता कि वो इस तरह से गंदगी क्यों डाले हुए है, लेकिन वो कहती कि उसने ये सब नहीं किया है। हमारा अपार्टमेंट हर तरफ से बंद था और हमने कोई भी खिड़की को भी खोला हुआ नहीं था। फिर भी ये चीज़ें घर के अंदर कैसे आ रही थी, हमें इसका पता लगाना था। हम लगभग 2 दिनों तक घर में ही रहे और ये देखते रहे कहीं बाहर से कोई सामान को फेंकता तो नहीं। लेकिन यहाँ पर रहकर हमें ये पता लगना शुरू हो गया, ये किसी बाहर वाले का काम नहीं है, बल्कि इसे घर के अंदर रहकर ही कोई कर सकता है। क्या मेरा बेटा ये कर रहा होगा? एक दिन हमने देख भी लिया। मेरा बेटा उस नींबू को काटकर वहां पर फेंक रहा था। मेरे बेटे ने ही सिंदूर वहां पर फेंका था और मैंने उस दिन उसकी बहुत जमकर पिटाई की थी। मैं अपने बेटे को ऐसा करता हुआ नहीं देख सकता था। इसके बाद मुझे ये लगना शुरू हो गया कि कॉलोनी के लोग ज़रूर ही मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ पढ़ाते होंगे। ज़रूर वो मेरे बच्चे के मन में कुछ डाल रहे होंगे जिस कारण वो यहाँ आकर ये सब कर रहा है। लेकिन एक रात मेरे मन में ये सब चीज़ों का बवाल भी उठ ही गया। रात के वक्त घर से आवाज़ आ रही थी। कभी किसी कमरे से कुछ सामान गिरने की आवाज़ आती तो कभी बाथरूम से नल से टपकने वाले पानी की आवाज़ आनी शुरू हो जाती। मैं बार बार उठकर चेक कर रहा था, लेकिन जब भी मैं वहाँ पर पहुँचता वो आवाज़ जैसे बंद सी हो जाती। कोई सामान हिला हुआ नहीं होता। ऐसा लगता जैसे कोई बिल्ली हमारे कमरे के अंदर आ गई हो। लेकिन अगर वो सामान को गिरा रही है तो सामान अपने आप अपनी जगह पर वापस कैसे पहुंच रहा है, ये हैरान करने वाली बात थी। कुछ दिनों तक तो ये सब होता रहा और मैं इससे ज़रा भी नहीं डरा। मेरा सबसे ज़्यादा शक अपने बेटे पर ही था। कहीं वो लोगों की बातों में आकर मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा। कहीं मैंने उसकी इतनी ज़्यादा पिटाई की है मुझसे बदला लेने के लिए तो वो ये सब नहीं कर रहा। लेकिन एक दिन हमारे घर में कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैंने ज़मीन पर कुछ पैरों के निशान देखे जो गीले लग रहे थे। मैंने लाइट जलाकर देखा तो वो लाल रंग के पैरों के निशान थे, खून से सने हुए पैरों के निशान जैसे किसी ने वहां पर बनाए थे। और ये बड़े पैर थे। मेरे बेटे के पैर इतने बड़े नहीं हैं और ना ही मेरी बीवी के हैं। मैं उन कदमों को पीछे से देखता जा रहा था और वो पैरों के निशान किचन तक जा रहे थे और वहां जाकर वो गायब हो रहे थे। मैं इधर उधर देखने लगा कि जो भी घर के अंदर आया है वो कहाँ पर गया है, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आया। जब मैं किचन से बाहर आया उसके बाद वो खून से सने पैरों के निशान किचन के अंदर भी बने। मेरी आंखों के सामने वो चलने के निशान बन रहे थे, जैसे कोई गायब इंसान चल रहा हो। उस चीज़ ने उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। इसके बाद मैं भूत प्रेत पर यकीन करने लगा। उस दिन मैंने ठान लिया था कि मैं यहाँ पर तांत्रिक को बुलाऊंगा और इस भूत प्रेत का निवारण ज़रूर करूँगा। मैं इस घर को छोड़ नहीं सकता, खास तौर पर ऐसे भूत के नाम पर। इससे तो मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी और मैं काम पर किसी को बता नहीं पाऊंगा कि किस कारण मैंने उस घर को छोड़ा था। तांत्रिक उस शाम 6 बजे घर में आया और उसने अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया। उसने घर के हर कोने में चावल के दाने रख दिए, कुछ सिंदूर रख दिया। इसी के साथ कुछ मोर पंख को उन खिड़कियों पर टांगने के लिए कहा। इसके बाद वो चला गया और जाते जाते उसने कहा कि इस घर में अब कोई भी भूत प्रेत नजर नहीं आएगा और ना ही हमें कोई नुकसान होने वाला है। उस रात भी घर में बर्तन गिरने की आवाज़ें आती रहीं और ऐसा लगा जैसे पैरों के निशान भी बन रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए बनते और गायब हो जाते। अगले दिन हमने फिर से उस तांत्रिक को बुलाया और उससे कहा कि भूत अब भी इस घर में निवास कर रहा है।
उस दिन भी उस तांत्रिक ने कई चीज़ों का उपयोग किया। उसने नींबू काटकर उसके छींटे अलग अलग कमरों में फेंके। उसने और भी बहुत कुछ किया और जाते वक्त फिर से उसने कहा, आज मैंने भूत को निकाल दिया है, मैंने उसे मार दिया है। अब के बाद इस घर में कभी भी कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता। लेकिन रात के 9 बजे हमारे साथ जो हुआ उसने हमें पूरी तरह से डरा दिया। घर के कमरों से हर रोज की तरह आवाजें आ रही थी, जैसे कोई घर के अंदर है। पैरों के चलने की आवाज भी हम रोज सुना करते। लेकिन लगभग 9 बजे के करीब मैंने देखा मेरा बेटा उठकर बाथरूम गया। मैं पीछे से आवाज लगा रहा था, रुक जाओ, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। मैं चलकर उसके पीछे बाथरूम में गया और मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर जैसे ही उसे पीछे की तरफ घुमाया, उसकी आंखों ने मुझे डरा दिया। उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी, यानी सफ़ेद नजर आ रही थी। उसके बाल पीछे की तरफ बिखरे हुए थे और चेहरे पर काले काले कट के निशान थे। उसकी उंगलियां भी जैसे काली हो चुकी थी और ऐसा शैतानी चेहरा देख मैं डर गया था। ये मेरा बेटा लग ही नहीं रहा था और उसे देख मैं जैसे पीछे की तरफ गिर गया। मेरी चीख निकल गई अपने बेटे को इस हालत में देखकर। और उसके बाद उस रात मैंने अपने बच्चे को उस घर से निकाल ही लिया। मैंने अपनी बीवी को भी कहा कि हम इस घर में एक रात और निकाल नहीं सकते। मैंने अपने बेटे के अंदर उस शैतान को देखा था। वो क्या था मुझे पता नहीं चला। उस रात हमने पड़ोसियों के घर में निकाली और मेरा बेटा पूरी रात चीखें मारता रहा, जैसे उसके शरीर के अंदर किसी ने वास कर लिया हो। अगले ही दिन हमने मन बना लिया कि हमें इस घर को छोड़ना ही होगा। हमें नहीं पता इस घर में किस तरह के प्रेत रहते हैं, लेकिन जब हम वो सारा सामान उस घर से निकाल रहे थे तो उसका मालिक हमें रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी हमारे पास में रहने वाला वो बुजुर्ग मुझे एक तरफ ले गया और वो मुझे कहने लगा, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, तुम यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते। यहाँ पर कोई भूत प्रेत निवास नहीं करता, बल्कि एक जिन्न निवास करता है। कहते हैं कि किसी समय यहाँ पर किसी तांत्रिक ने ये घर लिया था। वो यहाँ पर बलि दिया करता था और जिन्न को खुश करने की कोशिश करता था। उसकी मौत यहीं पर आग लगने के कारण हुई थी। उसके बाद से ही इस घर में कोई नहीं रह पाता। कहते हैं कि वो जिन्न लोगों के शरीर पर कब्जा करने लगता है और जो भी यहाँ रहने की जिद पर अड़ जाता है वो उसके शरीर के अंदर आ जाता है और उसे आग में झोंक देता है। यहाँ 5 परिवारों के साथ ऐसा हो चुका है। शुक्र की बात है किसी की जान नहीं गई, आपको भी चोट नहीं लगी। अच्छा हुआ आप पहले ही इस घर को छोड़ रहे हैं। उस बुजुर्ग की इस बात को सुनकर मैं और ज्यादा डर गया था। सच में वो शैतान मेरे बेटे के अंदर पहुंच गया था। मुझे इस घर को जल्द ही छोड़ना चाहिए था और हम ऐसा ही कर रहे थे। हमने उस घर को छोड़ दिया और कहीं और नया घर ले लिया। उसके बाद से मैंने अपने बेटे के अंदर उस शैतान को कभी नहीं देखा और आज भी मैं उस कॉलोनी की तरफ अपना चेहरा तक नहीं करता। दोस्तों आपको ये कहानियाँ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप इसी तरह की शॉर्ट्स वीडियो एक बड़ी लॉन्ग वीडियो में देखना पसंद करोगे या सिर्फ एक ही कहानी को बड़ी वीडियो में देखना पसंद करोगे, इसे भी ज़रूर बताएं। हम आपके मनोरंजन के लिए बेहतरीन कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।